नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेस्ट वाला 2.0 परिवार में आप सबका। आप लोगों को जैसा कि पता है कि एसएससी जीडी जो है वो 2026 के लिए हम लोग गागर में सागर सीरीज जो है पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों से, और उसमें काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं आप लोगों के सामने। और अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट में जो है आपका गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि इसके पहले की वीडियोस जो हैं आप लोगों तक पहुंची गई हैं, ठीक है। तो आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के हमारे लिंक दे दी गई है टेस्ट वाला 2.0 का। आप लोग वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ जो है बाकायदा पा सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोगों से एक चीज़ बोलेंगे कि भैया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो, हमारा जो प्रयास है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। और वीडियोस को आप लोग लाइक कर दिया करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगती हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। और पहले आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। और एक प्रॉमिस जो टेस्ट वाला 2.0 परिवार ने आपसे किया है, मेरे माध्यम से जो किया गया है वो प्रॉमिस आपका कि 20 फरवरी के पहले पहले, आज 17 इसमें ना, 20 फरवरी के पहले पहले ऑलमोस्ट आपकी सारी वीडियो जो है एसएससी जीडी में गागर में सागर जो सीरीज है, गागर में सागर, है ना, ये पूरा आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये इस चीज़ का आपसे मैं प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग पूरा। तो आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं ना। आज गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। आप लोगों ने भरोसा किया है तो उसका आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा यहाँ पे। आगे क्या कहता है, गुप्ता वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे जिनने महाराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। किसकी? महाराज की उपाधि। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी में। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। श्री गुप्त ने तो इसकी स्थापना की ही थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। जैसे मुगल का वास्तविक संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का अकबर को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत आरंभ माना जाता है। यहाँ से कौन? गुप्त संवत आरंभ माना जाता है। गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी जो है कुमार तेशी से विवाह करके, किसके? कुमार तेशी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति को समृद्ध किया था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्ता शासकों ने पहला ऐसे शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही चलवाए थे। इनके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का ही बेटा था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेष प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिशेष है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख करता है ना, कि समुद्रगुप्त के द्वारा कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की गई है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताता है। कौन सा? 7वें श्लोक में बताता है। समुद्रगुप्त के इस सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, है ना। क्या? अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक, है ना, जैसे नाम है वो बताते हैं कि ये कितना ही बलशाली और कितना ही व्याघ्र बुद्धि वाला था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए उस पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। ये एक बहुत अच्छा रचनाकार भी था, है ना, कवि भी था एक, इसको कविराज की उपाधि प्रदान भी है। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था, है ना, विद्या का संरक्षक भी था।
समुद्रगुप्त के बाद आते हैं दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है, शकारी भी कहा जाता है। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके? चांदी के सिक्के चलवाए थे। ओके। दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था इसको। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। जो नागवंश था उसके साथ में उनकी पुत्री कौन थी? कुबेर नागा थी, उनके साथ में विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, किसका? प्रभावती का विवाह किससे कर दिया था? अपने पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। वाकाटक वंश के एक राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ कर दिया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। किसकी? 9 विद्वानों की एक मंडली हुआ करती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, शपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, वराह मिहिर एवं वर रुचि जैसे विद्वान इसमें शामिल थे ना, नवरत्नों में इनके। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान ने भारत का दौरा किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था ना फाह्यान। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? प्रमुख पुस्तकें ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, में कालिदास ने लिखी हैं। रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है ना। विक्रमोर्वशीयम ये सब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त के द्वारा रचित एक रचना है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है, तंत्र। सूर्य सिद्धांत को आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत को किसने लिखा है? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर ने लिखी है। वृहत संहिता ये भी वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। ये क्या है? मृच्छ कटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई रचना है। वृक्ष कटिकम ये किसके द्वारा है? शूद्रक के द्वारा है। और न्यायावतार किसकी है? सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा लिखित है। सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा लिखित रचना है। ओके। आगे क्या कह रहा है आपका? गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल या पुष्यभूति वंश जो है, वर्धन वंश के नाम से जो जाना जाता है, उसकी बात हो रही है ना। पुष्यभूति वंश या पूर्व मध्य काल या गुप्तोत्तर काल है ना। मतलब गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन है? गुप्तोत्तर काल आ रहा है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इस वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं। और इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर इनकी राजधानी थी। ठीक है ना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ है। कौन है? प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टाकर की उपाधि धारण की थी। परम भट्टाकर की उपाधि इसने धारण कर ली थी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ओके। और ये पुष्यभूति वंश का ही शासक था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 41 वर्षों तक शासन किया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में कब युद्ध हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ है, जिसमें हर्षवर्धन की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था, हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पर। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ठीक है। फाह्यान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और हुएनसांग किसके दरबार में आया है? ये हर्षवर्धन के। दोनों चीनी यात्री हैं। ठीक है ना। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन से भारत आया था पढ़ने के लिए। सोच लो। हुएनसांग ने शूद्रों को क्या कहा था? कृषक की उपाधि दी थी। कृषक कहा था शूद्र को। क्या कहा था? कृषक कहा था।
ओके। आगे कह रहा है प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि, जिन्होंने हर्षचरित्र तथा कादंबरी की रचना की है। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना। ये हर्षवर्धन ने इसको स्वयं लिखा है। यह तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी हैं हर्षवर्धन ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किन वस्त्रों के लिए? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है मथुरा। पाल वंश जो है, पाल वंश क्या है? पाल वंश के स्थापना 750 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी में गोपाल ने की थी। किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल शासकों में बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जो बंगाल आज का प्रांत है वहाँ पे पाल शासक रहते थे। ठीक। गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की थी। ओदंतपुरी में, कहाँ पे? ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महीपाल प्रथम, रामपाल आदि लोग थे। ठीक है। पाल वंश का शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश कौन था? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और धर्मपाल इसका सबसे महान शासक था। ठीक है, धर्मपाल। और आगे क्या कह रहा है? धर्मपाल सबसे महान शासक था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने ही, पाल वंश में जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बिहार का एक बड़ा विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। सोमपुर जो महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। ठीक है, जो कन्नौज की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें धर्मपाल ने भाग लिया था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके किसके? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अगर तीनों का सिनेरियो देखा जाएगा तो भारत के रूट मैप पे कैसे दिखाया जाएगा? यही है ना भारत का रूट मैप, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो इसमें कौन से हैं? पाल वंश आपके, ये पाल हैं वर्तमान के बंगाल में, ये पाल हैं। प्रतिहार, ये आपके प्रतिहार हैं। और यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट हैं, है ना, राष्ट्रकूट हैं। ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष इसमें हो रहा था कन्नौज के लिए। ये बीच का जगह आपका यहाँ पे कन्नौज था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। कहाँ पे? मिहिर भोज की जो है ग्वालियर प्रशस्ति जो है एक, है ना, वहाँ से साक्ष्य मिला है कि प्रतिहारों ने स्वयं को क्या बताया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो छोटे भाई अनुज लक्ष्मण उनके थे, उनका वंशज मिहिर भोजों ने अपने आप को बताया है, गुर्जर प्रतिहार ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किसने? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक और महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। मिहिर भोज प्रथम जो है 836 से 885 ईस्वी तक इस वंश का प्रतापी शासक अपने आप में था, मिहिर भोज प्रथम। ठीक है ना। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त कर लिया था। मालवा पर अधिकार किसने किया था? मिहिर भोज ने। राष्ट्रकूट के शासक जो कृष्ण द्वितीय थे उनको हराया था। मिहिर भोज ने वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है ना। मिहिर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था उसने। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। ठीक है ना, यशपाल। शाकंभरी का चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान वंश ये कौन थे? शाकंभरी के चौहान वंश ये कौन थे? शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने सांभर एवं अजमेर के निकट में की थी। कहाँ पे? सांभर एवं अजमेर के निकट में की थी। अजय राज जो हैं पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र थे, पुत्र ने अजमेर नगर की स्थापना की और
इसे अपनी राजधानी बना दिया था। अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, ठीक है ना, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली या हरिकेल नाटक है। विग्रहराज जो चतुर्थ हैं उनकी एक रचना है, उसका नाम हरिकेली या हरिकेल नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव थे, इनके दरबारी कवि विग्रहराज चतुर्थ के, ठीक है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिन्होंने जाना जाता था वो थे। चंद्रप्रदायी इनका राज कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने और इनकी दरबारी कवि जो चंद्रप्रदायी उन्होंने कौन क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो की रचना करी है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इसके, देख लेते हैं वो, उसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल में। कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मतलब तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज क्या हो गए, हार गए थे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, चंदेल वंश। चंदेल वंश क्या है, चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी और उनकी राजधानी कहाँ बनाई थी, खजुराहो थी। उसकी राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। आगे क्या है, विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, महमूद गजनवी का विरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, परमादि देव या परमल था, ठीक है, परमादि देव या परमल चंदेल वंश का आखिरी शासक था। आगे क्या है आपका, पल्लव वंश। क्या है आपका, पल्लव वंश के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पल्लव वंश, पल्लव वंश के बाद कौन है, प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में है, ठीक है। चालुक्य वंश है, क्या है, चालुक्य वंश। उसके बाद आएगा पल्लव वंश के बाद, उसके बाद चेर वंश आएगा आपका, है ना। चेर वंश के बाद आपका क्या आएगा, क्या आएगा, संगमकालीन प्रमुख नगर, संगमकालीन प्रमुख नगर के बारे में, है ना। तो इसी के साथ में आपका जो है मेडाइवल हिस्ट्री जो है आपका टोटल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद आपका आता है क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। क्या आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, जिसमें अरब एवं तुर्क के आक्रमणों के बारे में बता रहा है। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, ओके।